करें बातचीत चालू। चलिए, कैसे चल रही है स्टडी आप लोगों की? हाँ, गोविंद भाई चाय पी रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छी पीजिए पीजिए, चाय पीजिए। अच्छी चल रही है सर, अच्छी। अच्छी चल रही। पारस सर कहाँ चले गए थे? अनम्यूट करिए पारस सर। जी सर, पापा कैसे के फ्रैक्चर हो गया। किसके फादर के? जी, कहाँ? यहाँ कमर के नीचे यहीं टोड़ा। तो क्या ऑपरेट करवाया है या क्या किया? नहीं, अभी ऑपरेट नहीं हो पाया सर। उनकी कोई डायबिटीज वगैरह थी तो ब्रेन में क्लोट था। ओह, तो अभी पता नहीं 5-7 दिन बाद होगा। एज कितनी है फादर की? 72। पैर वैर फिसल गया शायद। और चक्कर आ गए थे, सुबह सुबह उठ के जा रहे थे वो टॉयलेट वगैरह। अच्छा, जिस दिन आप अचानक गए थे जब। जी जी। तो क्या क्लॉट भी बताया है? हाँ, क्लोट तो पहले से आ गया था, 6 महीने पहले से चल रही थी उसकी दवाई वगैरह। पतला करने की दवाई चल रही थी, कोस्प्रिन वगैरह। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस वजह से उसमें रिस्क है थोड़ी ऑपरेशन में। चलिए, परमेश्वर जल्दी से उनको स्वस्थ करे, ऐसी कामना है। ठीक सर, थैंक्स। हम आपको मिस कर रहे थे तो मैंने कहा पारस सर कैसे नहीं आए, इसलिए मैंने संदेश भेजा। फिर फोन भी लगाने की इच्छा थी। जी सर जी। ओके, जयपुर ही था, मैं कल ही आया था रात को। अच्छा, तो जयपुर दिखा रहे थे क्या? जी, कहाँ पर? जीवन रेखा अच्छा, हॉस्पिटल, ये जगतपुरा जिधर है? जगतपुरा जी। इसका है डॉक्टर कोई खंडेलवाल है, उनका है? किसका है? गोपाल खंडेलवाल? और ये पाटीदार जी एक तो हमारे टोडा साइड के ही है, नीरज अग्रवाल थे उसमें हड्डी वाले। चलिए, थैंक्स। आपका फिर इस नए सप्ताह में सबका स्वागत है। हम एक दूसरे के बारे में थोड़ा जान भी ले तो ठीक रहता है कि कौन कहाँ क्या चल रहा है जीवन में। और आगे होती रहती है कभी कभी। आज उमेश सर नहीं आ पाएंगे, उनका स्वास्थ्य नासाज है। तो कौन देखेगा टाइमर का रोल आज? दिग्विजय सर आप देखिए जरा सा टाइमर का रोल। रेडी दिग्विजय सर? जी सर। घड़ी वड़ी है आपके पास में? सर पास में तो नहीं है, देखता चलिए, हूँ सर अभी। मैं, है ना, और कोई लेगा? किसी के पास घड़ी है हाथ में? पास पास में कोई ऐसा टाइम सूचक वो है, कई यंत्र? हाँ, किसी के पास हो तो देखो जरा। चलो, जी सर, यस सर। कौन? गणेश का चलिए, गोविंद करना चाह रहे हैं तो गोविंद को देते हैं टाइमर का रोल। आपको चैट बॉक्स में लिख देना है गोविंद, जैसे से 6:12 हो गए हैं अभी, तो 6:15 तक हम लैंग्वेज की बात करते हैं। देखिए, लैंग्वेज में आपको कुछ जो शब्द दिए जा रहे हैं रोजाना, उन शब्दों के पीछे प्रयोजन ये है कि आप उनको उपयोग में लाएं, अपने राइटिंग स्किल पे लाएं। और राइटिंग में जब डेवलप करेंगे एटीट्यूड रोजाना, 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंसेस, जैसे मैंने अभी पिछले वीक में आपको कुछ पढ़ाया और लिखने का भी सिखाया। एक तो होता है सेंटेंस बनाना सिखा देना, एक होता है रनिंग टेक्स्ट कैसे लिखेंगे आप, है ना। मैं आज भाषा पर 1-2 मिनट बात करके फिर बात खत्म करता हूँ। तो रनिंग टेक्स्ट लिखने का ये फायदा है कि यू कैन डेवलप योर एटीट्यूड टू राइट अ पेज, है ना। वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों की बात है। कई लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में थोड़े से कमजोर होते हैं। और उसका कारण ये होता है कि वो लिख नहीं पाते हैं, यानी उनके यहाँ लिखने का एटीट्यूड नहीं होता है। तो इस कारण से उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है परीक्षा को लेकर।
तो मेरा भी आपसे ये कहना है कि रोजाना लिखने की आदत डालिए। कुछ लोग जर्नल लिखते हैं, अपने डायरी कहते हैं जिसे, उस जर्नल से उनको ये फायदा होता है कि वो लिखने की हैबिट डाल लेते हैं। जैसे अब आज के हम शब्द देखें तो कोई बताएगा आज क्या क्या शब्द आए हुए हैं? हाँ, उमेश सर ने डाला है फ्लीटिंग, है ना, क्षणभंगुर है, जीवन क्षणभंगुर है, जीवन नहीं जीवन, जीवन क्षणभंगुर है। ईच मोमेंट इन हिस्ट्री इज ए फ्लीटिंग टाइम, प्रीसियस एंड यूनिक। यानी क्षणभंगुर है जीवन आपका। फ्लीटिंग नया शब्द है, आप उसे जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फ्लीटिंग, है ना, FLEETING, फ्लीटिंग। और ये एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आता है। अब जब एडवांस लेवल की लैंग्वेज आपको पढ़ाएंगे तो उस समय हम बातचीत करने वाले हैं कि ये फ्लीटिंग कैसे उपयोग में आएगा, है ना। फ्लीट एक शब्द वैसे भी होता है, समूह के लिए भी हम फ्लीट यूज करते हैं। सॉरी, फ्लीटिंग यूज किया उन्होंने एडजेक्टिव। और दूसरा है रिसेंड है। अब इसको कई लोग रेसाइंड बोल देते हैं, रिसेंड, ARE, है ना, RESCIND, रिसेंड है इसका प्रोनाउंसिएशन। और ये अपने आप में वर्ब है, रद्द करना, रिपील, REPEL हमने पढ़ा था। अब ये रिपील और रिसेंड में क्या डिफरेंस है? इसको कई लोग रिसाइंड बोल जाते हैं, ये लॉ की टर्म है। With COVID-19 cases in the country steadily declining, the Home Ministry has rescinded the 50% occupancy limit for cinema hall. तो rescinded, RESCINDD, rescinded हमने पढ़ा है V2 पिछले वीक में। हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा है जब भी पास्ट में कोई काम करते हैं तो उसके लिए। तो ये दो शब्द थे। फ्लीटिंग एक नया शब्द है मेरे लिए भी आज। फ्लीट मैंने अलग तरीके से पढ़ा है, फ्लीट ऑफ शिप, शिप्स का फ्लीट। ऐसे ही लैटिन मैगजीन हम देखें, फाल्स डेमोन्स्ट्रेटो नॉन नोसेट, मेयर फाल्स डिस्क्रिप्शन डज नॉट विसिएट द ऑब्जेक्ट, है ना। तो फाल्सा है, फाल्सा डेमोन्स्ट्रेटियो, है ना। अब ये ट्रेटियो है, ट्रेशियो है। ट्रेसियो नॉन नोसेट। अब इसको क्या है, फाल्सा डेमोन्स्ट्रेटियो है, डेमेंसियो है ये यहाँ पर, नॉन नेसेट। तो रोहित सर ने बताया कि मेयर फॉल्स डिस्क्रिप्शन डज नॉट विसिएट द ऑब्जेक्ट। अब ये विसिएट है या विटिएट है, इसको भी देखिए। विसिएट है, कई सेक्शन 440, 460 और 461 CRPC में ये यूज हुआ है क्या, है ना। तो वहां यूज हुआ है तो उसको देख लीजिए। दिग्विजय सर ने डाला गो बाई, है ना, गो बाई, चुपचाप खिसक जाना, है ना, चुपचाप खिसक जाना। हाँ, टाइम ओवर, गोविंद सिंह, वेरी गुड गोविंद, थैंक्स अ लॉट। गोविंद ने लिख दिया है कि टाइम ओवर हो गया। थैंक यू गोविंद फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गो बाई, मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। चुपचाप खिसकना या जाने देना, डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो बाई, BNADJ, है ना। अच्छा सेंटेंस बनाया उन्होंने, कहा डोंट लेट दिस opportunity go by to be an ADG। उमेश सर ने जो लिखा है वो ये लिखा है, दिग्विजन, सॉरी, गो इट फोर, मैंने 106 और 107 नंबर की यूनिट आपको बताई थी कि जहां आप
वो देख सकते हैं कि कैसे हम फ्रेजल वर्ब को यूज करते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हमने बातचीत की इंग्लिश के इस छोटे से पार्ट को लेकर। अब हम भाषा उसको लॉ को लेकर हमारे यहाँ राजकुमार जी अपनी बात कह रहे थे जुरिस्डिक्शन को लेकर। और मेरे हिसाब से 13 नंबर का चैप्टर था, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है ना। जिस कोर्ट का तेरा है उसको तेरे को दे दिया, और जो मेरा है वो मेरा है। यानी भैया मेरा काम है तो मैं काम करूंगा, और तेरा काम है तो तू काम करेगा। 177 पर हमने बातचीत प्रारंभ की थी। श्री गणेश ने उसमें बहुत बढ़िया प्रश्न भी पूछा था कि उत्तराखंड जुडिशरी में एक क्वेश्चन आया था एक्सेप्शंस को लेकर, और अनिरुद्ध ने एक बातचीत भी रख दी थी कि ये सेक्शन उसमें शामिल होंगे। तो गणेश जरा एक बार रिपीट करवा दो। गणेश को एक डाउट भी था, एक क्वेश्चन पे इन्होंने प्रोटेस्ट भी डाला था कि साहब ये सेक्शन नहीं आना चाहिए। तो गणेश कौन कौन से बताए थे उन्होंने, जरा बता दो। यस सर, मैं पहले प्रश्न बोलता हूँ एक बार। हाँ जल्दी से बोलो, फिर राजकुमार जी को बुलाते हैं। जांच या विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अपराध कारित हुआ हो। इसके फिर बाद में इसके एक्सेप्शन या अपवाद बताएं, स्पष्ट करें। इस टाइप से एक क्वेश्चन आया था। तो सर मैंने उसके बाद में कल एक और प्रश्न डाला था कि क्या जांच संज्ञान लेने के बाद दोबारा किसी न्यायालय उसी न्यायालय द्वारा जांच की जा सकती है। इस प्रश्न का जवाब मिलेगा ना, तो ही वो प्रश्न क्लियर हो पाएगा। क्योंकि आप तो सेक्शंस बताओ कौन कौन से उन्होंने सेक्शन, फिर लास्ट में लेते हैं इसको। जी सर, उन्होंने सेक्शन की एक लिस्ट बताई थी ना, नोट किए थे आपने? यस सर, यस सर। हाँ वो बताओ आप। इन्होंने बताए थे 177 से 184 तक, फिर बाद हाँ में 188, फिर 191, और फिर 406, 407, 408 वो बताए थे। 406, 406, 408 और एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल भी बताया था। एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल भी बताया था जी। कौन सा था? हेलो कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल? सर, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल में 139A 139A है ना। मैंने कहा था ये लिस्ट डाल देना गणेश जी। दिग्विजय आपने लिखा हो तो ये लिस्ट आज दिन में डालना। अब इसकी चर्चा आपकी लास्ट में करते हैं, जो आपका क्वेश्चन है, नहीं तो फिर हमारा विषयांतर हो जाता है और जो डिरेल हो जाते हैं हम। तो राजकुमार तैयार हैं आप आगे की चर्चा के लिए? जी सर। राजकुमार जी, जी सर। मैं खोल रहा हूँ आपका मटेरियल, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। शेयर कर देता हूँ एक सेकेंड। एक सेकंड राज, चलिए जितनी देर एक बार इनके गणेश जी के क्वेश्चन पे चर्चा कर ले। ये कुछ कह रहे हैं, आप लोग जरा एक बार बातचीत करें, मैं निकालता हूँ मटेरियल, मुझे शेयरिंग करनी है इनकी। क्या क्वेश्चन था, बोले आप एक बार। कि किसी जांच या विचारण। तो सर प्रश्न ये था कि जांच या विचारण। तो सर ये जो भी जो सेक्शंस दिए हुए हैं ना, जो बाद के जो सेक्शन बताए थे 191 या 406, 407, 408, वो दोबारा जांच नहीं कर सकते सर। वो केवल अपनी अपीलीय अधिकारिता का उपयोग में जांच कर सकते हैं, बाकी दूसरी अधिकारिता के लिए जांच नहीं कर सकते हो। जैसे कि जो हम एक्सेप्शंस की बात करना चाह रहे हैं ना, प्रश्न ये है कि किसी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध कारित हुआ है, वही न्यायालय उसका ट्रायल कर सकता है। तो वो जो दूसरे जो जांच करेंगे ना, वो अपनी अपीलीय, जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई जांच करेगा तो वो अपनी अपीलीय अधिकारिता में करेगा, हाई कोर्ट जांच करेगा तो वो अपनी अपीलीय अधिकारिता में करेगा। दूसरे की अपीलीय अधिकारिता में दोबारा जांच नहीं कर सकते एक बार संज्ञान होने के बाद में। बताइए भाई, कोई बोलिए। इसी कारण से मैंने कल एक प्रश्न भी डाला था।
राजकुमार जी, आपके पास मटेरियल आपका तो होगा ना खुद का? जी सर है। मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए आप उससे चालू कर दे एक बार, है ना? जी सर। वो सिंगल सिंगल पेज आया था तो कहीं इधर उधर शिफ्ट कर दिए पेज। करें आप चालू? जी स्टार्ट करता हूँ। जी जी हम बात कर रहे थे चैप्टर 13 की, ड्यूरेशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी ट्रायल्स, जिसमें हमने पहले सेक्शन 177 ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल के बारे में हम बात कर चुके हैं कि सामान्यतया जांच और विचारण कहाँ होगी, जहां ऑफेंस होगा। और इसका एक क्वेश्चन भी, मैं इसको रिवीट कर देता हूं, क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले यूपी हायर जुडिशरी एग्जाम में 2009 में, और क्वेश्चन एज इट इज इस सेक्शन से उठ के आया था इसमें, क्योंकि इसमें जो वर्ड है ये ऑर्डिनरी शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शब्द इसको कॉमन बनाता है, उसके बाद इसके एक्सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। और क्वेश्चन एज इट इज आया था, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ ट्रायल इज, ये कहाँ होगा, और इसके जो ऑप्शन थे, वेयर द ऑफेंस ऑफ बीन कमिटेड, वेयर द विक्टिम रेजिडेंस, व्हेन द एक्यूज्ड रेजिडेंस, व्हेन द एफआईआर लॉग्स। तो ये थे, तो इसमें जो ऑप्शन है वो ये आएगा कि जहां अपराध हुआ है, जनरली तौर पर ऑर्डिनरी शब्द। इसके बाद हमने चर्चा की थी सेक्शन 178 में कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, जांच या विचारण का स्थान कहाँ होगा, जिसमें अलग अलग कंडीशन, जहाँ अनसर्टेन है कि ऑफेंस कहाँ हुआ है, ये अनिश्चित है, ये हमें पता नहीं है कि किस जगह हुआ है। तो उसमें जो अलग अलग हमने सब क्लोज हैं वो 4 पढ़े थे, ए बी सी डी, जिसमें कई जगह हो रहा हो, या अंशतः पार्टली एक जगह हो रहा हो ऑफेंस, दूसरी जगह हो रहा हो, या अपराध का जो है कंटिन्यू वो चल रहा है और एक जुडिक्शन से दूसरी जुडिक्शन में जा रहा हो। तो इस प्रकार से हमने इस पे बात की थी, वहां भी यही कहा था कि भाई जहां जहां ये ऑफेंस हुआ है, जहां जहां वो गया है, तो वहां उसका ट्रायल और विचारण किया जा सकता था। उसके बाद हमने बात की थी 179 की, कि अपराध और विचारण कहाँ होगा। उसमें था कार्य और उसका रिजल्ट का, कि जहां कार्य किया गया है या उसका रिजल्ट निकला है। और अपने इसके उदाहरण के लिए बात भी की थी कि जैसे मान लो किसी ने, जो जयपुर है, वहां के किसी व्यक्ति को जहर दे दिया हो या गोली मार दी हो, और उसको फिर हम अजमेर भी लेके गए थे कि अजमेर उसका ट्रीटमेंट हुआ, और इन ट्रीटमेंट डेथ वहां उसकी डेथ हो जाती है। तो दोनों ही जगह जो है उसका विचारण और उसका जो ट्रायल है वो वहां हो सकती है, और उसकी इंक्वायरी भी दोनों जगह हो सकती है। ये बात हमने की थी। नेक्स्ट जो सेक्शन था 180, उसमें हमने ये बात की थी, उसके कार्य और उसके विचारण का संबंध हमने बताया था कि जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहां उसके विचारण का जो स्थान है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसमें हमने उदाहरण भी लिया था कि जैसे किसी ने जो चोरी की है और उस चोरी के माल को वो रख रहा है, तो स्टार्ट वो उस माल से होता है कि मेरे पास माल है, या किसी के पास, किस व्यक्ति के पास जो वो चोरी का माल रखता है, तो वो माल रखना अपराध नहीं है, परंतु चोरी का माल रखना अपराध है। ये अपने बात हुई थी कि क्यों, क्योंकि उस चोरी ऑफेंस से उस माल का, उस चीज का जो सीज की गई थी, जो बरामद हुई है, उसका संबंध है। तो इस वजह से ये सेक्शन 180 उस संबंध के बारे में बात करता है कि भैया जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, स्पेसिफिक है वो, कि उस अपराधी के कार्य के साथ उसका संबंध है, इस वजह से वो ऑफेंस है, उसके बारे में ये 180 जो है वो बात करता था। तो ये दोनों जगह से था कि जहां ऑफेंस हुआ है, जहां चोरी हुई है, वहां भी हो सकता है, और जहां वो माल बरामद हुआ है या जो माल रखा गया है, वहां भी हो सकता है। 181 के बारे में अपने बात की थी कि कुछ अपराधों की दशा में विचारण के साथ, जिसमें 5 जो हैं वो 5 सब क्लोज थे, और अलग अलग इसमें कंडीशन थी। जो ऑफेंस ऑफ नेचर है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो था वो था, इसमें फर्स्ट अपने बात की थी जैसे ठग होना, ठग द्वारा जैसे वो ठगी कर रहा है और उसमें मर्डर कर देता है, डकैती कर रहा है, डकैती में उससे मर्डर हो जाता है, या मान लो उस डकैती की टीम का वो मेंबर हो, या जुडिशन से भागने की कोशिश करता हो, अभिरक्षा में से जो है वो भागने की कोशिश करता हो। तो ये अपराधों के बारे में अपने पढ़ा था। तो इन दोनों में ये थी कि अपराध जहां किया गया है, या मान लो डकैती करने के बाद वो माल से जहां छिप गया हो, दोनों ही जगह हो सकती है। इसे सब 2 में बात की थी। व्यपहरण और अपहरण के बारे में बात की थी अपन ने। तो ये भी थी कि हम बात कर रहे थे कि जहां से किसी को अपहरण किया गया है, जहां उसे ले जाया गया है, जहां उसे छिपाया गया है या उसे रखा गया है, जो जितनी भी जगह है वहां उसकी ट्रायल हो सकती है, उसकी इंक्वायरी हो सकती है। ये बात हमने 181 के सब क्लोज 2 में की थी। थर्ड में उसमें था चोरी, उद्यापन या लूट के मामले में था। ये
एक स्पेसिफिक ये है कि ये जो सब क्लॉज 3 है वो एक्यूज के बारे में बात करता है। तो उसमें यह था कि जहां से वो जो चोरी, लूट या उद्यापन का सामान है या वहां से किया गया है या जहां से उस कब्जे में है, क्योंकि अगर मैं ये कहना चाहूंगी 180 और 181 का सब क्लॉज 3 ये दोनों या तो भाई या बहन है, क्योंकि इनमें रिलेवेंस है, वो मैं वही बात करता था, परंतु उसमें सिर्फ अंतर है उसके संबंध का, कि उस कार्य के कारण संबंध है, और यहाँ ये डायरेक्टली बात कर देता है कि भैया जहां से चोरी की गई है, लूट की गई है या जहां उसका सामान रखा गया है। फिर अपने उससे आगे बात की थी उसके 4 में आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासभंग की, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात अपन ने की थी। तो हमने ये बात की थी कि जिस क्षेत्र में वो अपराध हुआ है या अपराध द्वारा उस संपत्ति का कोई जो पार्ट है वो रिसीव किया गया हो, या उसे ये कमिट किया गया हो कि ये जो मैं रिसीव कर रहा हूँ, जो न्यास जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ, उसको मैं लौटा दूंगा या तुम्हें हिसाब कर दूंगा। तो वो जो दोनों जगह है, उस कहीं भी उसके जो इंक्वायरी है और ट्रायल है, वो दोनों हो सकती है, हमने बात की थी। लास्ट इसके 5 में बात की थी चुराई हुई संपत्ति के कब्जे के संबंध में। अब यहाँ चुराई हुई संपत्ति के नहीं है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके संबंध में पर्टिकुलर सिर्फ उस प्रॉपर्टी के संबंध में बात करता था। और हमने ये बात की थी कि या तो जहां से वो संपत्ति चुराई है या जहां संपत्ति ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है कि जिसे वो जानता है, या हमने ये भी बात की थी कि उसको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ये जो सेक्शन है, ये जो 5 है, वो बात करता है चुराई हुई संपत्ति के पोजीशन के बारे में, कब्जे के बारे में, जहां से वो बरामद करती है। वो मुलजिम के बारे में नहीं करता है, उस संपत्ति के बारे में बात करता है। तो इसलिए उसका जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को रखा है, अपने पोजीशन में रखा है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो उसके नॉलेज में हो कि हाँ ये चुराई हुई संपत्ति है और मैं उसको रख रहा हूं, ये उसके बारे में बात करता था। उसके नेक्स्ट हमने बात की थी 182 के बारे में। 182 के बारे में थे, हमने बात की थी कि लेटर्स के बारे में, मैसेज के बारे में, एसएमएस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है अभी चल रहा है उनके बारे में, कि अगर उनके द्वारा कोई अपराध किया गया है, और वो जनरली इसके चीटिंग के बारे में बात करता था कि अधिकतर ये जो है चीटिंग वगैरह होते हैं। हमने बात ये भी की थी कि जैसे कई मैसेज वगैरह जो है वो भेजे जाते हैं, कोई ऑफेंस करता है कि तुम्हारे लॉटरी वगैरह निकल गई है, तुम मेरे अकाउंट में इतने पैसे वगैरह जमा करा दो, या किसी को कोई मैसेज कर देता है कि तुम्हें ये चीज देनी है, ऐसा हो गया। तो ये जो चीटिंग है उसके बारे में बात की थी। तो उसमें हमने 2 ग्राउंड लिए थे कि जहां से वो जो मैसेज है, पत्र है, वो भेजे गए हैं या हमें वो प्राप्त हुए हैं, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको प्राप्त हुआ है। तो ये उन दोनों जगहों के बारे में बात करता था। इसमें हमने सब क्लॉज 2 और पढ़ा था, एक पार्ट और है, हमने इसको 2 पार्टों में पढ़ा था। दूसरा था छल या बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में। अब इसमें भी वही चीजें थी कि जहां संपत्ति परिदत्त की गई है, यानी संपत्ति दी गई है, मुझे किसी ने प्रवंचित कर दिया छल करने के लिए कि आपको मुझे ये ऐसे ऐसे हो जाएगा और आप मुझे ये पैसे दे दो, मैं उसकी बातों में आ गया। तो जहां संपत्ति दी गई है, यानी जहां मैंने उसको संपत्ति दी, या जहां उस व्यक्ति ने मुझे बुला लिया कि ऐसा करो, आप तो यहाँ जयपुर आ जाओ या रेनवाल आ जाओ, मुझे यहाँ दे दो, तो जहां उस जगह मैंने उसे प्रदान कर दी है, या दूसरी जगह जैसे वो खुद यहाँ आ गया हो और उसने प्राप्त कर ली हो, मैंने बुला लिया कि मैं समर्थ नहीं हूँ, आप ऐसा करो यहाँ टोटा सिंह केकड़ी अजमेर यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ दे देता हूँ। तो दोनों जगह जहां उसका संव्यवहार हुआ है, यानी जो उसे प्रदान की गई है या उस अभियुक्त ने प्राप्त की गई है, दोनों बारों में वहां विचारण हो सकता है, ये हमने बात की थी। उसके बाद इसके जो सब क्लॉज 2 में हमने बात की थी आईपीसी सेक्शन 494 और 495 के बारे में, जिसे अधिकतर हम ये कहते हैं कि ये वैवाहिक अपराध है। अब 409 फर्स्ट जो है वो वाइफ के और 495 सेकंड वाइफ के, यानी 409 हमने ये बात की थी कि एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य से वो विवाह कर ले, तो ऑफेंस था। और 495 में हमने ये भी पढ़ा था इसके बारे में कि विवाह छिपा कर बात करे, क्योंकि हमने पहले भी ये क्वेश्चन पुट अप हुआ था 125 में, उसके बाद भी हमने चर्चा भी की थी कि भाई अगर किसी ने विवाह छिपा कर लिया, एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो कुंवारा हूं, मेरी पहले कोई शादी नहीं हुई है, और वो किसी थर्ड पार्टी से, थर्ड जो उससे है वो शादी कर लेता है, तो वो उसके लिए फंस के लिए जो है उसने तथ्य छिपाकर शादी की थी, उनके बारे में ये उस ऑफेंस के बारे में बात करता है। और इसके क्योंकि क्वेश्चन भी इसके बाद में बताऊं, इसके क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका
हायर एजुकेशन में, जुडिशियल सर्विस में भी आया है और एपीओ में भी आया था। तो इसका हमने बात किया था कि जहां अपराध हुआ है, या अपनी भाषा में अगर इस एक्ट को हमने समझा था कि या तो जहां विवाह किया गया है, या जहां वो दोनों हस्बैंड वाइफ लास्ट टाइम में साथ रहे हैं, या फर्स्ट मैरिज की जो वाइफ है वो करंटली रह रही हो। और इसका आपने उदाहरण के रूप में ये भी बात करती कि जैसे मान लो एक व्यक्ति अजमेर का है, एक व्यक्ति टोडा रायसिंह का है, उन्होंने मैरिज गार्डन जयपुर में बुक कर लिया, शादी वहां जो है वो रहने वाले जैसे मान लो यहाँ मालपुरा के थे, या टोंक का उदाहरण लिया था सर, रहने वाले टोंक के थे, शादी उन्होंने जयपुर में कर ली मैरिज गार्डन में, और उसकी जो वाइफ है, जो फर्स्ट वाइफ उसकी बाद में फर्स्ट मैरिज की थी, वो बेचारी विवाह पीड़ित होकर जैसे उसका पीहर है वो अजमेर रहने लग गई। तो हमने ये बात की थी कि वो तीनों ही जगह इसमें कवर होता है। काफी इसकी बात भी हुई थी, बात बीच में ये भी चली थी हमने कि मान लो साहब अदर स्टेट की हो, और अदर स्टेट की होने के बाद में क्या इस राजस्थान में वो कंप्लेन कर सकती थी, तो बिल्कुल ये भी चली थी कि जो सीआरपीसी है वो ऑल इंडिया पे लागू होती है, ये बात हम कर चुके थे। और इसमें जो एक केस लॉज था वो भी आ गया था, रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। नेक्स्ट हमने बात की थी 183 के बारे में, यात्रा या जल यात्रा के दौरान किया गया अपराध। तो इसमें भी हमने बात की थी कि भाई जहां से होकर जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है वो व्यक्ति गया हो, या उसने वहां से यात्रा की हो, या वो जल यात्रा या यात्रा वहां से निकली हो, या फिर जहां से वह वस्तु उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान गई हो। ये चीजें भी हमने इसमें पढ़ ली थी और अपने उदाहरण भी लिया था। जैसे मान लो जयपुर से अजमेर जा रहे हो, किसी ने बीच में बैग चोरी कर लिया हो या पॉकेट मार लिया हो, तो अब उस कंडीशन में कैसे लगे। तो ये चीजें थी कि जहां से वो जो साधन जिसमें हम बैठ के जा रहे हैं, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो या जो भी हो, तो जिस एरिया से वो गुजर रही हो वो उसका जुडिक्शन बन जाता है। उसके बाद सेक्शन 84 पे हमने बात की थी एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारणा का स्थान, और जिसमें हमने दो बातें की थी। पहला कि अपराधी एक और धाराएं अनेक, अमूमन जिसे हम कहते हैं चार्जशीट पेश होती है, चालान पेश होता है, एक ही व्यक्ति है, अपराधी एक है और उसके खिलाफ जो कई हैं वो चार्जेस उसमें लग जाते हैं, कई धाराएं होती है। और दूसरी खंडी थी कि अपराधी अनेक है पर धाराएं एक हो। जैसे मान लो 390 का है, 379 का है, तो उसमें क्या था कि जैसे मान लो अपराधी तो 4 हैं और अपराध एक कर रहे हो। इन दोनों जो कंडीशन है उनके बारे में हमने बात की थी, और इस सेक्शन में ये कहता था कि भाई एक साथ विचारण कैसे हो सकता है। सेक्शन 219 के अकॉर्डिंग, 220 के अकॉर्डिंग, 221 और 223 के अकॉर्डिंग जो है उनको एक साथ जो है विचारण हो सकता है, या अगर सिंपली साधारण भाषा में हम समझे तो उनका चालान एक साथ हो सकता है। अब एक व्यक्ति के 219 ये कहती थी कि एक व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर एक ही किस्म का अपराध करे जिसकी सजा भी एक ही हो। जिसे हमने ये उदाहरण लिया था कि मान लो एक व्यक्ति है, उसने उसी व्यक्ति को उसी एक्यूज ने 3 बार थप्पड़ मार दिया हो, अब वो एफआईआर लॉन्च करा देगा तो ये कह सकता है हाँ साहब अभी जो है वो 1 फरवरी हो गई, इसने मुझे दिसंबर में भी थप्पड़ मारा था, इसने मुझे अक्टूबर में भी मारा था और इसने मुझे जून में भी मारा था, तो तीनों जो है उसका एक साथ विचारण हो सकता है। 220 में ये कहा था कि एक से अधिक अपराध कर लिए हो। अब वो एक ही तरह का नहीं, दूसरे तरह का जो अलग अलग है, जिसे हम कहते हैं कि इसने एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट के बारे में मारे 279 भी लगा, 304 भी लगा, यानी एक ही उसमें चालान में अलग अलग होना। 221 ये कहता है कि संदेह है कि कौन सा अपराध किया, यानी जहां डाउट है, क्लियर नहीं है, जिसमें अपने उदाहरण लिया था कि जैसे मान लो चोरी है, चोरी की संपत्ति रखता हो, कब्जे है, न्यास भंग, छल है, सारा इसमें इंक्लूड कर दिया कि भाई जैसा है पुलिस को लगे कि यार ये हो सकता है, तो वो उसमें सारी धाराओं में उसका चालान कर देते हैं, तो वो भी विचारणीय है। फिर 323 की बात की थी एक से अधिक व्यक्तियों पर आरोप हो, व्यक्तियों की संख्या भी ज्यादा हो, तो वो भी एक साथ विचारण किया जा सकता है। ये अलग अलग उसमें कंडीशन दी थी। और हमने ये बात में कहा था कि वहां जहां उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम हो, उन जो सेक्शन लगाए हैं अपराधियों में से अगर उसकी क्षेत्राधिकारता है तो बिल्कुल वहां उसका विचारण हो सकता है, उसकी जांच हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 185, विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। अब यह है कि कहीं
एक ही चलिए सेक्शन से कर लेते हैं। पावर टू ऑर्डर केस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन, विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार निर्देश दे सकती है। ये चीज है, मैंने इसमें शॉर्टली कहा था। राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि ऐसे किन्हीं मामलों का या किसी वर्ग के मामलों का, इसमें है ऐसे किन्हीं मामलों का, इसके बाद में इसमें है किसी वर्ग के मामलों का विचारण जो किसी जिले के विचारणार्थ सुपुर्द हो चुके हैं किसी भी सेशन खंड में किया जा सकता है। परंतु बात जैसे करते हैं सागर जी कि भाई साहब अगर ये है तो बड़े भाई उसमें टांग अड़ाते हैं और वो पावरफुल हो जाते हैं। ये चीज है उसके प्रोविड में है कि तब जबकि ऐसा निर्देश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन या इस संहिता के या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन पहले ही जारी किए गए किसी निर्देश के विरुद्ध नहीं है। अब इसमें सिंपली अपन ये समझे कि SC/ST के जो मामले हैं वो SC/ST के मामले कहाँ जाते हैं? SC/ST कोर्ट, सेशन ट्रायल में। अब जहां राज्य सरकार ये कहेगी ये जो मामले हैं वो इसमें चलेंगे, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार है, परंतु राज्य सरकार की वहां नहीं चलेगी जहां अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहीं आदेश दे दिया कि ये स्पेशली यहां चलेंगे तो फिर वहां किसकी चलेगी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम होगा। ये तभी तक चलेगी व्यवस्था राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, कब? जब वो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के आदेश के विरुद्ध नहीं हो। अदरवाइज अगर ये इनके विरुद्ध नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है कि ठीक है ये मामले जो है इनमें चलाए जा सकते हैं, ये मामले इनके विरुद्ध भी किए जा सकते हैं। तो ये चीजें इसमें थी। उदाहरण भी था SC/ST कोर्ट वाला था, अपन ने इसमें लिया था। पारिवारिक मामले फैमिली कोर्ट वाले होते हैं, तो जहां फैमिली कोर्ट होती है यही था कि जो सारे मामले हैं वो फैमिली कोर्ट में होंगे, परंतु जहां फैमिली कोर्ट की व्यवस्था नहीं है तो वहां हम सेशन ट्रायल होता है, ADJ में भी या DJ में भी वो चलाए जा सकते हैं। अब है 186 है संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चय करना जिसमें जांच या विचारण होगा। और इसमें से जो क्वेश्चन है वो कई बार आए हैं, कई जुडिशियल एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चन आए हैं। ये था कि जब दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करने वाले क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ लेता हूं कि जब दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं और प्रश्न उठता है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए। परिवाद प्रस्तुत हुआ, यहां भी हो गया, क्योंकि क्यों बाकी सेक्शन करते हैं ना कि जहां से चोरी हुआ साहब आप वहां भी उसका ट्रायल विचारण कर सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं सेक्शन। जहां से माल बरामद हुआ दोनों जगह से करते हो, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सेक्शन हो सकता है क्योंकि सेक्शन कह रहा है। अब ऐसी कंडीशन में अगर किसी दो कोर्ट ने उस पर जो है वो जांच स्टार्ट कर दी या उसका जो विचारण है वो स्टार्ट कर दिया, अब प्रॉब्लम ये होगी कि जब एक ही ऑफेंस है और दो जगह हो रहा है तो ऐसी जगह में क्योंकि एक चलना है तो वहां अगर ऐसी कोई लड़ाई हो जाती है तो वहां उसका डिसीजन क्या होगा। तो इसने बताया फर्स्ट ए, यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है तो उसका विनिश्चय कौन करेगा? उसका कौन करेगा भाई, किस जगह चलेगा? तो उसका है हाई कोर्ट को पावर है। अगर दोनों न्यायालय उस हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं, उस हाई कोर्ट के एरिया में है, तो वहां उन दोनों का विनिश्चय ये करेगा उसका हाई कोर्ट की भाई दोनों में से कौन सा चलेगा। सेकंड, यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है, अब उदाहरण जैसे राजस्थान में अपन मान लें कि जयपुर है, अजमेर है, दोनों जगह है, या जयपुर या दूसरी स्टेट मान लें जहां राजस्थान हाई कोर्ट के अधीनस्थ है, राजस्थान के हाई कोर्ट के अधीनस्थ वाले कोई से भी एरिया में दो कोर्ट ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, उसका जो डिसीजन है वो राजस्थान हाई कोर्ट कर देगा कि भैया ठीक है ये इसमें चलेगा, ये इसमें चलेगा या इसको छोड़ दो, ये इसकी ट्रायल जो है या इसकी जो इंक्वायरी है वो ये कर लेंगे। परंतु जब कंडीशन अगर मान लो ऐसी आ जाए जो एक हाई कोर्ट के अधीनस्थ नहीं हो, जैसे मान लो हिसार में कोई अपराध हुआ, कंटिन्यूटी चलती हुई अपने राजस्थान जयपुर में आ गई, अब वहां तो अलग अलग हो गया, हाई कोर्ट उसका अलग हो गया, हरियाणा चंडीगढ़ में उधर चला गया, राजस्थान में उधर चला गया, या MP बॉर्डर से इधर हो गया तो MP हाई कोर्ट अलग हो गया, ये हाई कोर्ट अलग हो गया। तो ऐसे भी अगर सिचुएशन आ जाए
तो उसमें इन्होंने क्या कहा है, तो उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीलीय दंडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्रवाई पहले प्रारंभ की गई थी, तब ये डिसीजन होगा। फर्स्ट भाई जिसने कार्रवाई पहले प्रारंभ कर दी तो भाई उसका विचारण ट्रायल वही करेगा जिसने कार्रवाई पहले प्रारंभ की कर दी गई है। और उसके साथ क्या गया कि अन्य सब कार्रवाई उसके संबंध में, उस मैटर के संबंध में वो बंद कर दी जाएगी। जैसे राजस्थान के अगर कोई किसी अदालत है, उसने पहले कार्रवाई कर दी तो एमपी वाले जो है वो सारी कार्रवाई बंद कर देंगे, उनको सूचना देंगे कि भाई यहाँ हो गया तो आप इसको बंद कर दें। और डिस्ट्रिक्ट में है, एक ही हाई कोर्ट के अंदर है, तो हाई कोर्ट कह देगा कि भैया ये इस कोर्ट में चलेगा, तो स्वतः ही जो दूसरी कोर्ट है जिसमें वो जो चल रहा था मामला वो बंद हो जाएगा। विनिश्चय में इसमें दिया गया है कि विनिश्चय किया जाएगा और तब उस अपराध के संबंध में अन्य सब कार्रवाइयां बंद कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो सेक्शन है 187, वो है स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए अपराध के लिए सम्मन या वारंट जारी करने की शक्ति। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है स्थानीय अधिकारिता से परे, उसके लोकल जुडिक्शन से बाहर कोई ऑफेंस हो रहा है, तब वो वारंट या जो समन है वो जारी करने की उसका जो पावर है उसके बारे में बात करता है। और ये जो सेक्शन है वो सेक्शन सिमिलर है आईपीसी के सेक्शन 3 से। ये कहता है ना कि भारत से परे किए गए अपराध किंतु भारतीय विधि के अंदर विचारणीय, भारत से तो बाहर किए गए हैं, चाहे वो, अब ये सेक्शन तो ब्रॉड है, चाहे वो अंदर किए गए हो या बाहर किए गए, परंतु उसकी जो ट्रायल है वो ऐसे होनी चाहिए जैसे वो अपराध भारत में किया गया। जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बाहर, चाहे वह भारत के अंदर या बाहर, दोनों कंडीशन है इसमें, ऐसा अपराध किया है जिसकी जांच या विचारण 177 से 185 तक की धाराओं के, जिसके अंतर्गत ये दोनों यानी 177 और 185 इंक्लूड है, उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता के अंदर नहीं किया जा सकता, किंतु जो तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है। ये चीज यही कहता है, इज अंडर सम लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इनफोर्सेबल इन इंडिया। ये यही कि उसके लिए ये मस्ट है कि वो भारत के अधीन विचारणीय अपराध होना आवश्यक है। तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है मानो वह ऐसी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ही किया गया है, वो ऐसे माना जाएगा जैसे या आपने यहाँ हमारे इस भारत की सीमा में किया है और ये अपराध यहाँ विचारणीय है, तो हम ऐसे ही इसके ट्रायल करेंगे जैसे आपने ये यहाँ किया है। और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से विवश कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, या व्यक्ति ऐसा अपराध मृत्यु से या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसे व्यक्ति इस अपराध के अधीन कार्रवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद रूप में जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक है, तो ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी हाजिरी के लिए प्रतिबंध सहित या रहित बंध पत्र ले सकता है। कहीं बाहर उन्होंने ऑफेंस किया है और वो व्यक्ति वहां का लोकल उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का रहने वाला है, तो वो क्या करेगा, उसको सम्मन या वारंट जारी कर सकता है। वो एज इट इज कैसे कि जैसे भैया आपने बाहर कर लिया परंतु आप यहाँ रहने वाले हो हमारे यहाँ के, तो हम यहाँ विचारण कर सकते हैं। और ऐसे करेंगे जैसे मानो आपने यहाँ अपराध किया हो, और वो उसको सम्मन या वारंट जारी कर सकते हैं। या उसके बाद में ये पता चले कि ये दूसरे जो है क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय का है, तो उसके लिए भी वो वहां भेज सकते हैं। या अगर मान लो बेलेबल ऑफेंस वगैरह हो या वो जमानत देने का इच्छुक हो कि मैं जो है आपके ऑर्डर के अनुसार मैं जमानत दे सकता हूं, तो उसकी जमानत इसकी किसके साथ, प्रतिबिंब सहित या रहित दोनों के सहित वो बॉन्ड ले सकता है कि भैया यहाँ बॉन्ड दे जा और फलानी तारीख को आप आपके जो वो जिस न्यायालय में यहाँ से भेजी जाएगी पत्रावली आप वहां उपस्थित हो जाइए। तो ये दोनों प्रतिबिंब सहित और रहित दोनों से वो बॉन्ड ले सकता है। इसका सब क्लॉज 2 है कि जहां ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट एक से अधिक हो। अब एक से अधिक हो जाए भैया वो कंटिन्यूटी है, जैसे अपने 3 जगह भी तो पढ़ा था कि अपराध अगर जहां संपत्ति चुराई गई है
छिपाई गई है, या मान लो कहीं किसी जगह किसी सुनार को बेच दी गई है तो वो भी उसमें रखी जाने वाली हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन भी अगर हो जाए या एक से अधिक मजिस्ट्रेट वालों की हो, तो फिर जिसने सम्मन या वारंट जारी कर रहा है तो वो कौन से न्यायालय को भेजेगा, किस अधिकारिता को भेजेगा, यहाँ भी प्रश्न ये होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उनके लिए कहता है कि इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट अपना समाधान नहीं कर पाता है, मुझे ये सोच नहीं पाता कि मुझे किस जो कोर्ट है, किस न्यायालय को है उसको भेजना है, तो वहां क्या होगा, वो हाई कोर्ट से मांगेगा कि भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये दो हैं और यहाँ इन दोनों से उत्तराधिकारता में मुझे किसमें भेजना चाहिए। तो वो कहाँ मानेगा, फिर वो हाई कोर्ट से मांगेगा कि भाई आप ही सुप्रीम हो हमारे लिए, तो उस राज्य के लिए कि आप डिसीजन कर दो कि ये जो है मैटर है वो कहाँ भेजा जाए, किस न्यायालय में भेजा जाएगा। ये उसके बारे में बात करता है 187। नेक्स्ट है 188, भारत के बाहर किया गया अपराध। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें से भी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पूछे गए हैं। ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर अपराध किया गया हो। जब कोई अपराध भारत से बाहर, भारत के किसी नागरिक, दो कंडीशन है इसमें, फर्स्ट क्या है, भारत के किसी नागरिक द्वारा, बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक द्वारा, चाहे वह खुले समुद्र में हो, अन्यत्र हो, अथवा बाय ए पर्सन नॉट बीइंग सच सिटीजन ऑन, जो भारत का नागरिक नहीं है उसके द्वारा। अब उसके लिए क्या है, भारत का नागरिक नहीं है, वो भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, किसी साधन पर, पोत या विमान पर अगर वो ऑफेंस होता है तो उसका ये मैंडेटरी है कि वो उस भारत में पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो। अगर वो रजिस्टर्ड है तो, अगर भारत का सिटीजन नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है तो भी चलेगा, और भारत का नागरिक है तो वो तो कहीं भी कर दे भारत के बाहर अपराध, उसका विचारण तो यहाँ हो सकता है। इन दोनों कंडीशन में है। परंतु इस अध्याय के पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकेगा। ये दो सेक्शन हैं 188 और 189, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मांगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अनुमति है उस पूर्व अनुमति के बिना ये कार्य नहीं किया जा सकता है। तो 188 में पहला तो क्या था कि भारत के नागरिक द्वारा, या दूसरा भारत का नागरिक नहीं है परंतु भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर अगर वो ऑफेंस करता है, तो दोनों जगह हो गया। अब वो ऑफेंस तो क्या हो गया, भारत से बाहर हो गया। जैसे मान लो कोई हवाई जहाज है, उसमें कोई ब्रिटिश नागरिक है या कोई अमेरिकन है और उसने जो है लड़ाई झगड़ा कर लिया। अब लड़ाई झगड़ा कर लिया कहाँ, जब वो जो एरोप्लेन है वो सऊदी अरब में उड़कर जा रहा था, प्लेस अपना नहीं है, परंतु उसका विचारण हम यहाँ भारत में करेंगे। इस सेक्शन में क्यों, भारत के बाहर तो है वो, परंतु भारत में पंजीकृत वो पोर है, वो एयर इंडिया का विमान है, उसमें अगर उसने अपराध कर दिया तो यहाँ है। और अगर मान लो फॉरेन कंट्री का बाहर है तो फिर अपने क्षेत्र अधिकार तो उसमें आएगी नहीं, विचारण ट्रायल नहीं आएगा। परंतु अगर वो एयर इंडिया का है, भारत में पंजीकृत है, तो फिर हम उसका यहाँ विचारण करेंगे। और भारत का नागरिक है और उसने कोई ऑफेंस कर दिया तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है, अगर वो किसी दूसरी विदेशी कंपनियों के विमान में भी कर देगा तो उसका विचारण यहाँ हो जाएगा। अब किस जगह स्टार्ट हो, ये भी तो है, वो उड़ रहा है पता नहीं कहाँ का है, तो अब ये माना जाएगा कि उसमें भारत में उस स्थान पर अपराध किया है जहां कहा वो मिला है। ऑफेंस करने के बाद में वो दिल्ली में चल गया, दिल्ली में हो जाएगा। ऑफेंस करने के बाद मान लो वो कोलकाता का रहने वाला था, वहां तो किसी के झापड़ मार के आ गया प्लेन में और उसके बाद में वो कलकत्ता चला गया, वहां रहने लग गया, तो वहां ये माना जाएगा कि जहां वो मिला है, वो जो एक्यूज है, अपराधी है, जहां मिला है, तो ये माना जाएगा कि भैया आपने वो ऑफेंस है यहाँ किया है, वहां सऊदी अरब में एयर इंडिया के प्लेन में वहां नहीं किया, आपने यहाँ किया है, ये चीज है। परंतु उसके लिए क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पूर्व मंजूरी है वो जरूरी है। तो ये था 188। उसके बाद में जो सेक्शन 189 है, वो 189 जो बात करते हैं कि भारत के बाहर जो अपराध किए गए हैं, क्योंकि उनके बारे में अगर आपको जांच भी करनी है, ट्रायल करना है, तो एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। अब एविडेंस कैसे हो उसके बारे में ये बात करता है।
जब किसी ऐसे अपराध की जिसका भारत के बाहर किसी क्षेत्र में किया जाना अभिकथित है, जांच या विचारण धारा 188 के उपबंधों के अधीन किया जा रहा है, तब यदि केंद्रीय सरकार उचित समझे तो यह निर्देश दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए न्यायिक अधिकारियों के समक्ष या उस क्षेत्र के लिए न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए भारत के राजनयिक या कौंसिल प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्यों की या पेश किए गए प्रदर्शनों की प्रतियों की, क्योंकि पहले अगर एविडेंस हो गई तो वहां से क्या करेगा, फिर वो उसके अभिसाक्ष्यों को पेश करने के लिए कहेगा या फिर उसकी प्रतिलिपियां लेगा। प्रतिलिपियों को ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामलों में साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा जिसमें ऐसा न्यायालय ऐसी किन्हीं बातों के बारे में जिसमें ऐसे अभिसाक्ष्य या प्रदर्शन संबंधित है साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। अब ये काफी चीजें हैं या वो है, परंतु इसमें जो मोटी तौर से समझने वाली बात ये है कि उस एविडेंस को लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उचित समझता है कि वो एविडेंस आवश्यक है तो वो कोई कमीशन जारी कर सकती है या कोई जो कौंसिल प्रतिनिधि है उसको भेज सकती है या वहां कोई एविडेंस ली गई है तो वहां से प्रतिलिपियां मंगा सकती है साक्षी के लिए। तो ये चीजें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो उचित समझे तो वो ऐसा कर सकती है। उसके बारे में यानी 188 की पूरक के रूप में 189 है वो बात करती है। तो ये चीजें थी कि भारत के बाहर जो अपराध किए गए हैं उनका विचारण कैसे होगा। 189 ये बात करती है कि भारत के बाहर अपराध तो कर लिए गए तो उनका जो एविडेंस है वो कैसे आएगा, एविडेंस लेने के लिए क्या होगा, तो उसके लिए ये बात करती है 189। जैसे एक क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन इस पे 188 पे पहले आया हुआ है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से था कि एक ब्रिटिश नागरिक के द्वारा भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध किया गया है। अपराधी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस अपराध के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है? ये डायरेक्ट उठ कर आया था, जिसका आंसर है 188 सीधा सा। तो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उस ऑफेंस के बारे में, सेक्शन के बारे में ये क्वेश्चन जो है वो पुट अप होकर आते हैं। हम बात कर रहे थे जैसे जो कुछ जो क्वेश्चन है जो कलर किए हैं मैं बता देता हूं। पहले जो बात कर रहे थे हम क्वेश्चनों की, ये जो 188 है उस पे क्वेश्चन हम बात करते हैं ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ ट्रायल के बारे में। फिर हम बात कर रहे थे 194 और 105 सब क्लोज वाली कि उसमें जो क्वेश्चन है वो 182 में जो क्वेश्चन है वो आया था झारखंड सिविल जो जज है उसका एग्जाम 2008 उसमें था और इन्होंने दिया था कि ए ने पटना में भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के अंतर्गत दंडनीय द्विविवाह का अपराध कारित किया गया में वह अपनी पहली पत्नी बी के साथ अंतिम बार रहा था, जबकि उसकी पहली पत्नी ने अपराध कारित होने के उपरांत भागलपुर को स्थायी निवास बनाया। इस अपराध का विचारण निम्न में से किस स्थान के लिए सक्षम सेक्टर अधिकारी के न्यायालय द्वारा हो सकता है? ये जो क्वेश्चन है वो झारखंड सिविल जज की एग्जाम में पूछा गया है। पटना में उसने विवाह कर लिया, पटना के रहने वाले थे, गया में विवाह कर लिया और उसकी पत्नी भागलपुर में रहने वाली थी और उन्होंने ऑप्शन भी दिया था ए पटना, भागलपुर, गया या उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो सभी होगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये बात करता है कि जहां ऑफेंस किया गया है, विवाह किया गया है, जहां दोनों हस्बैंड वाइफ लास्ट टाइम में साथ रहे हैं वहां भी हो सकता है, और जहां इस द्विविवाह के बाद में, इस ऑफेंस के बाद में जो फर्स्ट वाइफ है, फर्स्ट मैरिज की वाइफ है वो रह रही है, तो वहां भी ये हो सकता है। एक क्वेश्चन वैसा ही फिर आया था सेक्टर 180 पर कि ए को सुल्तानपुर में शारीरिक क्षति कारित की गई थी और वह उन क्षतियों के कारण लखनऊ में जहां उसे इलाज हेतु लाया गया था मर जाता है। अपने जैसे कहना कार्य और उसका परिणाम वहां है। तो ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित न्यायालयों में से किस न्यायालय को इस मामले के विचारण हेतु क्षेत्राधिकार होगा? यूपी एपीओ एग्जाम है 2007 उसमें आया था।
कि सुल्तानपुर में उसके शारीरिक क्षति हुई और उसके शारीरिक क्षति के बाद इलाज के लिए जो थे उसे लखनऊ ले गए और लखनऊ में उसकी डेथ हो गई। किस जगह जो है उसका विचारण होगा, उपयुक्त जो न्यायालय है वो कौन सा होगा, सुल्तानपुर, लखनऊ या दोनों, दोनों में से कोई नहीं। तो ये जो सेक्शन यही कहती है कि भैया दोनों जगह हो सकते हैं, जहां ऑफेंस हुआ है और जहां उसका जो कार्य किया गया है आपराधिक कार्य, और जहां इसका रिजल्ट निकला है, उसका परिणाम निकला है, तो जहां उसको शारीरिक क्षति की गई थी वहां और जहां उसकी मृत्यु होगी, दोनों जगह जो है वो हो सकता है। 2009 में ही एमपी के जो है उसमें एडीपीओ के जो एग्जाम में है ये क्वेश्चन आया था, सेक्टर अधिकार वाला हम बात कर रहे थे मजिस्ट्रेटों का, जहां कौन से जो न्यायालय है उसमें चलेगा, किस कंडीशन में, कि जब एक या एक से अधिक न्यायालय ने या दो न्यायालयों ने उस पर संज्ञान ले लिया हो। और ये क्वेश्चन था इस प्रकार से था कि मध्य प्रदेश की दो निचली अदालतों ने एक ही अपराध का संज्ञान कर लिया और ये प्रश्न है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो क्वेश्चन है, जहां तक मेरे नॉलेज से मैंने जहां तक देखा है, तो ये जो क्वेश्चन है वो उस सेक्शन से और उस क्षेत्राधिकारता की जो बात है, सब क्लोज है, उनमें से अब तक जो है ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और इस प्रकार ये बात करते हैं, एक शायद अगर मैं सही हूं या नहीं, मैंने इसमें एक लाइन और पढ़ी थी कि जहां, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं जो चैप्टर 13 है, चैप्टर जो 13 है वो बात करता है न्यायालय की, कि न्यायालयों को ये अधिकारता है कि कहाँ उनका विचारण होगा, किस न्यायालय में उसकी जांच चलेगी। परंतु ये चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी लागू होती है क्या, ये चीजें, कि जो अधिकारता जिस प्रकार से एक विचारण और जांच की न्यायालय को प्रदान करता है, क्या ये एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पुलिस का है उसको भी करता है? ये थोड़ा आप इसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा था उस जो बुक है उसमें ये भी लिखा था कि जो अधिकारता एक कोर्ट को दी गई है सेक्शन 77 से, इस चैप्टर 13 से, कि ऐसे न्यायालय और उनका जो विचारण है वो उन जगह होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। हाँ, थैंक यू गोविंद जी। तो ये भी आप देखिए जरा, और ये हम जो चैप्टर 13 है वो कंप्लीट हुआ 177 से 189 की जो यात्रा थी। मैं आशा करता हूँ शायद हो सकता है मेरी बात या मैं अपनी बात को इस माध्यम से रखने में सफल हुआ हूँ, और आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मैं अपनी बात रख सकूं, क्योंकि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी अपनी जो बात है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रख सकूं। तो थैंक्स सर, आप सबने सुना। और टू राजेश जी सर। देखिए, थैंक यू राजकुमार जी। यात्रा ऐसे ही प्रारंभ होती है ना, और आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस पूरे चैप्टर को 177 से लेकर कौन से सेक्शन तक है, 188 है या 189 है? 189 सर। 189 तक हमने बातचीत की ज्यूरिसडिक्शन को लेकर, कि भैया जो भी विचारण होगा वो किस कोर्ट में होगा। So many times we are confused a lot about that one, being a practitioner। हम प्रैक्टिस को लेकर भी बहुत बार चर्चा रहती कि कॉज ऑफ एक्शन वहां अराइज हुआ और केस कहाँ ट्रायल होगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने बात कही। झारखंड जुडिशरी में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया गया भागलपुर और पटना को लेकर, वैवाहिक विवाद जो था विवाह को लेकर, उसको लेकर आपने बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत रखी। देखिए, यस गोविंद 15 मिनट का रहेगा डिस्कशन, अभी 13 मिनट देंगे अपन डिस्कशन के लिए। पहले गणेश वालका के क्वेश्चन है उन पर बातचीत करेंगे, फिर और बातचीत करेंगे, है ना। तो हमारा जब 177 से हमने चालू किया, फिर उसके एक्सेप्शनल्स हमने देखे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। गणेश का एक क्वेश्चन था इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को लेकर। इंक्वायरी कहाँ होगी, इन्वेस्टिगेशन कहाँ होगा, अन्वेषण कहते हैं शायद हिंदी में उसको, इंक्वायरी को जांच कहते हैं, और विचारण को हम ट्रायल कहते हैं। तो तीनों शब्द हैं। तो गणेश अब क्वेश्चन रिपीट कर दो आपका। यस सर, मैं रिपीट करता हूँ। दांडिक मामलों में जांच व विचारण, केवल जांच व विचारण,
उसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अपराध कारित हुआ हो। अपवाद सहित समझाइए। ये तो बात हो गई ना अपने यहाँ। सर ये क्लियर नहीं हो पाई थी ना। क्लियर, आपको एक सेक्शन पे प्रॉब्लम थी, सर 199। 191 406 191 406 407 सर वो जांच कैसे कर पाएंगे? वो जांच कर सकते हैं क्या दोबारा? बिल्कुल जांच जो है वो एक बार अगर जांच हो गई तो उसके बाद दोबारा जो है वो जांच तो नहीं होगी, परंतु क्षेत्राधिकार का अगर मामला हो तो इसमें ये पावर है। जैसे 407 है, 407 में क्या होता है कि अगर जो हाई कोर्ट है वो एक कोर्ट से दूसरी जगह जो है वो उसको फाइल को ट्रांसफर कर देता है। अब वो कंडीशन क्या होती है, ऑफेंस जैसे मान ले प्रोटेस्टिंग में ऑफेंस हुआ, कोर्ट ऑर्डर आ गई, अब उसकी एक्यूज ने एप्लीकेशन मूव कर दी, पहले तो वो क्या करेगा, डीजे में करेगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज से अगर उसको रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर वो हाई कोर्ट में चलाएगा जाएगा। अगर लोकल उस सेशन जज के जुडिशन में है तो कहेगा कि मुझे इस न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है, मेरी फाइल आप दूसरी जगह ट्रांसफर कर दीजिए, तो वो क्या करेंगे, दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे। अब ये हो गया कि यहाँ तो वो न तो अपराध हुआ है, उसकी जुडिक्शन में नहीं रहा, परंतु उसका विचारण जो है अन्य अधिकारिता वाला जो न्यायालय है इन कंडीशन में, ये जो सेक्शन है उन कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल कर सकता है, फाइल ट्रांसफर करवाते हैं। यही बात आप इन्वेस्टिगेशन की बात है, इन्वेस्टिगेशन में भी ये लागू है, क्योंकि मैं यही बात कर रहा था कि अभी मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। तो उसमें भी है कि जैसे मान लो यहाँ जो है वो कोई ऑफेंस होता है और उसके बाद में हम एप्लीकेशन लगाते हैं एसपी के साथ कि साहब ऐसा है, वो थानेदार जी हैं, वो तो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, न मेरे एविडेंस वगैरह है वो कलेक्ट कर रहे हैं, न मेरे गवाह कुछ भी नहीं ले रहे हैं और मुझे न्याय की उनसे उम्मीद नहीं है। आप ऐसा कीजिए, कोई दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको जो ये है वो दीजिए, तो वो अदर उस डिस्ट्रिक्ट में जो अदर जो कोई भी है थानाधिकारी है उसको दे सकता है। अब ऑफेंस तो यहाँ हुआ है, परंतु उसका जो इंक्वायरी है वो भी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन है वो दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी कर सकता है, परंतु इसमें तो नहीं है क्षेत्राधिकारता में। न्यायालय भी एज इट इज वैसा ही है, और ये इसलिए मैंने लास्ट में बात की थी, ये है चैप्टर 13 applicable to investigation by the police. The provision of chapter 13 relating to the jurisdiction of magistrate apply equally of investigation by the police. ये वही चीजें हैं कि कोर्ट और न्यायालय दोनों या इसकी अलग, वो कहता है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के विरुद्ध नहीं हो, आपने शायद उसको देखा है, मैंने इसको बताया भी था कि उस कंडीशन में कि भैया जहां अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अगर कोई रूल बना दिया ना तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं है, और वो कोर्ट ने अगर ये बना दिया अलग से पावर उसको दे दिया, 407 में दे दिया न्यायालय के अधिकारिता सेक्टर वाले में पहला पड़ा उसमें दे दिया, तो बिल्कुल वहां विचारण हो सकता है, उसकी इंक्वायरी हो सकती है, उसका ट्रायल हो सकता है, और एज इट इज उसका इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है, ये मेरी राय में। बाकी और भी एड ऑन करना चाहे तो और क्लियर अच्छी बात है, कोई और बताना चाहे तो बिल्कुल। गणेश जी रुके गणेश जी रुके अभी, है ना। चलिए जो गणेश जी का क्वेश्चन है उस पर और कोई कुछ एड ऑन करना चाह रहा है? He is telling that one this is only for inquiry and trial only, not for investigation. दिग्विजय कुछ कह रहे हैं। राजकुमार जी का जो पहला प्रश्न है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि देखते हैं एक्सरसाइज के मामले में जहां पुलिस परिवादी है, जहां कहीं पुलिस परिवादी होती है तो वहां पर उस जैसे कि एक्सरसाइज के मामलों में कोई सीजर करता है तो पुलिस का कोई ऑफिसर होगा वो सीजर करेगा, तो अमूमन कोई ऐसा गंभीर मामला है कुछ इस तरह का तो दूसरे थाने के क्षेत्राधिकार के आईओ को इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिया जाता है और एसपी के आदेश से, जबकि जुरिडिक्शन तो जहां अपराध हुआ है तो वहां की कोर्ट के अनुसार ही वैसे ही थाने के क्षेत्राधिकार बटा हुआ है, तो वहीं के थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद वहीं के किसी आईओ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, लेकिन वो दूसरे उसमें कई बार देखा है तो ऐसा होता है, तो दूसरे थाने के क्षेत्राधिकार का आईओ उसमें अनुसंधान कर लेता है। तो वैसे ही है कि न्यायालय को ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो जिसको दे रखी है जहाँ अपराध हुआ है, लेकिन यदि आपराधिक परिस्थितियां वैसे ही यहाँ भी होता है। और दूसरा जांच के विचारण के बारे में अपवाद तो है ही
क्योंकि एक तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है जहां पर विचारण होना है, और एक बाय ट्रांसफर उसको अधिकारिता मिली है, तो अपवाद तो हो ही गया। अब वो जांच विचारण वो एक सबऑर्डिनेट कोर्ट भी करेगी। अब ये इनका एक प्रश्न है कि क्या हाईकोर्ट से, तो कई बार हाईकोर्ट मामला मंगाता है और खुद भी कर लेता है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। बाकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में वो नहीं करते, मंगाते हैं तो उसमें लिखा है, कहीं ने देखना पड़ेगा उसमें कि 406 या जो भी है प्रोविजन, उसमें कहीं है कि मंगा कर भी सकता है। और इसके अलावा एक प्रश्न इनका ये भी था कि जब एक बार इन्वेस्टिगेशन हो गया, चार्जशीट पेश हो गई, तो उसके बाद क्या विचारण तो चलता ही है, उसमें दोबारा से उसी दरमियान कोई एविडेंस ले सकता है क्या न्यायालय, जांच कर सकता है क्या? वन से एक बार जांच, या मैं हो सकता है प्रश्न ना समझ पाया हूं इनका। तो एक स्थिति आती है कि जब चार्जशीट पेश हो गई और किसी परिवादी ने एप्लीकेशन मूव करी, चार्जशीट पेश होते ही, प्रसंज्ञान लेने से पहले ही, कि साहब इस समय तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, एक तरह से वो प्रसंज्ञान की बात नहीं करता, वो एप्लीकेशन ये लगाता कि मेरे साथ तो अन्याय हुआ, ऐसा मेरे सामने हुआ, मुझे भी ध्यान में नहीं था, मुझे भी थोड़ा क्लियर करें कि उसमें एप्लीकेशन परिवादी ने लगाई। ये मामला था टोडा राय सिंह का, किसी को याद आ रहा हो, राजकुमार जी भी क्योंकि वहीं प्रैक्टिस करते हैं, पारस जी भी करते हैं, तो वहाँ एप्लीकेशन लगाई थी हेमराज जी, एक है, उन्होंने लगाई। उसमें ये हुआ था कि चार्जशीट पेश हुई, पेश होते ही उन्होंने एप्लीकेशन लगाई परिवादी की ओर से कि साहब मेरे साथ तो नहीं हुआ, इन्होंने तो फला धारा के बारे में कुछ वही नहीं किया है, और जो है ये धारा हटा दी है। तो वहां पर मुझे न्यायालय ने बुला के बताइए कि क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कुछ। तो वहां पर एक रूलिंग उन्होंने शेयर की थी माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने, कि ये एक रूलिंग है जो हमें ऑथराइज करती है कि हम उस समय भी जांच के लिए दोबारा वहां एविडेंस ले सकते हैं, हम उसे बयान शपथ पे लेकर के और वापस भेज सकते हैं। इस तरह की कुछ बात थी, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात तो नहीं थी, लेकिन वहीं पर वो एविडेंस लेकर के और एक तरह से जो उसका बयान लेकर के, ये मेरे भी पहली बार आई बात, तो वर्मा सर भी इस पे कुछ बात करें कि ये एक मेरे समझ में नहीं है कि कैसे हुआ। वो एक रूलिंग का उन्होंने हवाला दिया था, तो कि ये रूलिंग है, तो मैं इसके आधार पे यहाँ पर इस परिवादी के अलग से बयान लेकर के जो नोट जो भी है, और वो जांच करके, और फिर उन्होंने उसमें शायद ऐड ऑन किया नहीं हुआ उस पर, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया था वहाँ से। तो ये वाली बात मेरे थोड़ी इस पर क्लियर करें वर्मा सर, कि ऐसा जांच करने का उन्होंने उस समय जांच करके, या उसकी जो बयान लेकर के उन्होंने अनोथ जो है परिवादी के, और उस पर एक्शन लिया था इसमें। चलिए, दिग्विजय सर ने अपनी बातचीत रखी। वर्मा सर, आप अपने एक बार इस पे स्पष्टीकरण रखें, है ना, कॉग्निजेंस के बाद। हाँ बोले। नहीं, दिग्विजय सिंह जी सही बता रहे हैं इसमें कि चार्जशीट फाइल हो गई। अब एक इन्होंने स्टेज बताई है, सिर्फ चार्जशीट फाइल हुई है लेकिन कॉग्निजेंस हैज नॉट बीन टेकन, वो जरूरी है उसके लिए। यानी कि प्रसंज्ञान होने के पहले अगर एप्लीकेशन मूव हो गई और कंप्लेनेंट और विक्टिम अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड। अब उसके पास में दो अधिकार रहते हैं। पहला अधिकार तो यह है कि अगर जो अवेलेबल एविडेंस है, यानी कि विक्टिम है या कंप्लेनेंट है, वो एप्लीकेशन मूव करेगा अंडर सेक्शन 190, और उसमें ये मेंशन करेगा कि भाई मैंने तो नामजद ये अपराधी थे, इनके नाम मैंने एफआईआर में भी मेंशन किए थे, मैंने अपने बयानों में मेंशन किया, इवन द विटनेसेस दे हैव सपोर्टेड। उसके बाद में भी इन्होंने ये धारा हटा दी या इन व्यक्तियों को इसमें मुलजिम नहीं बनाया। अब ये कोर्ट के डिस्क्रेशन पर है। अगर कोर्ट चाहे तो उस कंडीशन में उस एप्लीकेशन पर ये ऑर्डर कर सकता है कि उस प्रकरण को, या उस लौटा सकता है थाने को कि इन बिंदुओं के ऊपर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर अवेलेबल जो एविडेंसेज हैं चार्जशीट में अंदर, उसको लगता है कि यस ये लोग हैं, ये प्राइमा फेसी इनके खिलाफ भी ऑफेंस मेड आउट है, तो उस कंडीशन के अंदर वो उनको ऐड कर सकता है, उनके खिलाफ भी प्रसंज्ञान ले सकता है। और अगर तीसरी चीज बताई जो दिग्विजय ने बताई कि वो चाहे तो फॉर हिज सेटिस्फेक्शन उस एप्लीकेशन के आधार पे जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उनके बारे में वो एडिशनल इंक्वायरी अपने लेवल पर भी कर सकता है,
बिफोर टेकिंग द कॉग्निजेंस। अब एक जो गणेश ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कि गणेश ने कहा था कि एक बार किसी मामले का प्रसंज्ञान हो गया, क्या कोर्ट दोबारा प्रसंज्ञान ले सकती है? अगर किसी प्रकरण के अंदर एक बार प्रसंज्ञान हो गया तो प्रसंज्ञान एक ही बार होता है, दोबारा प्रसंज्ञान नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि एक बार प्रसंज्ञान हो गया तो वो स्टेज पास हो गई, और वो स्टेज पास हो गई तो उसके बाद में अनदर स्टेज आती है चार्ज की। अब चार्ज की स्टेज के ऊपर यह है कि ड्यूरिंग द चार्ज अगर मजिस्ट्रेट को ये लगेगा कि भाई इसमें धाराएं कुछ और जोड़ी जा सकती है तो धाराएं और जोड़ी भी जा सकती हैं, कुछ धाराएं वो हटाई जा सकती है तो हटाई भी जा सकती है, तो प्रसंज्ञान सिर्फ एक ही बार होता है। सेम कोर्ट कैन नॉट रिव्यू इट्स ऑन ऑर्डर कि वो किसी मामले में और संज्ञान ले। हाँ, अल्टरेशन हो सकते हैं चार्ज की स्टेज पर। चार्ज की स्टेज के बाद में फिर अगली स्टेज आती है, दैट इज सेक्शन 319 319 के अंदर। तो 319 के अंदर यह है कि सॉरी 319 से 219 है, 219 सॉरी 219 के अंदर क्या है कि अगर एविडेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद में अगर कहीं पर भी कोर्ट को ये लगता है कि इसमें किसी और व्यक्ति का भी इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें 219 के अंदर और एडिशनल एक्यूज भी बनाया जा सकता है। सर 319 है, 319। हाँ सॉरी 319 है, चार्ज अमेंडमेंट। तो वो है 419 तो नहीं है, 419 नहीं है, 319 ही है, 319 है। तो उस कंडीशन के अंदर कोई एडिशनल एविडेंस आती है, फॉर एग्जांपल लें अपन कि 5 एविडेंस आई प्रोसिक्यूशन की तरफ से, 5 एविडेंस हैं ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन या ड्यूरिंग द चीफ एग्जामिनेशन एंड सब्सिक्वेंटली इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर ये चीज के सामने आती है कि 3 मुलजिम हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि वो इस व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट था जिसको एक्यूज नहीं बनाया गया है, और 2 उसको डिनाई कर रहे हैं, इवन देन अगर 5 में से 3 ने सपोर्ट किया तो उस पर्सन को भी उस स्टेज के ऊपर एक्यूज बनाया जा सकता है। तो गणेश जी का जो क्वेश्चन था बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कई बार अधिकारियों को भी पता नहीं होता। एक फाइल है जिसमें रिमांड होके आई है वो फाइल, अब वो अधिकारी कहता है कि मैं तो एक बार प्रसंज्ञान ले चुका, मैं दोबारा कैसे इसको अल्टर कर सकता हूं मैं, वो अभी तो स्टेज भी नहीं है। सही है उनका कहना, वो पेंडिंग है, राजेश जी के ऑफिस का मैटर है वो, ये इसका है खादी बोर्ड वालों का, उसमें 19 केसेज हैं, क्लब्ड हैं सारे। तो कहने का मतलब यह है कि प्रसंज्ञान कैन बी टेकन ओनली वंस, एक ही मैटर में दोबारा प्रसंज्ञान नहीं हो सकता। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट बोले, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए माननीय वर्मा साहब की चीज से बिल्कुल सहमत हूँ, और इसी चीज को सर ने बिल्कुल सही कहा कि एक बार ही हो सकता है, और अगर जांच अगर एक बार ही हो सकती है तो 191 इसका एक्सेप्शन नहीं हो सकता, मेरा कहना है। अगर जांच एक बार ही हो सकती है तो 191 इसका एक्सेप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि 191 ये कहता है, मैं एक बार पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण, जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान 190 की उपधारा 1 के खंड ग, एक का खंड ग है, अन्य व्यक्ति की इतला पर या स्व मोटो। आपको याद हो तो एक बिंद्रा का काफी चर्चित प्रकरण हुआ था, शिल्पा शेट्टी का, वो एक टीवी पे कुछ किसिंग सीन दिखाए थे उन्होंने, तो अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अपने अपने उसमें स्व मोटो संज्ञान ले लिया था, इस आधार पे कि परिणाम वहां उनकी टीवी चैनल के माध्यम से निकला है। फिर बाद में उसने शिल्पा शेट्टी ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी कि मेरे सभी केसेस को क्लब करके एक जगह किया जाए, तो उन्होंने बॉम्बे नहीं किया था, फिर दिल्ली किया था क्लब सारे केसेस को, तो उसमें जांच हो चुकी थी, वो सब संज्ञान ले चुके थे, इसलिए दोबारा जांच नहीं हो सकती। मेरा प्रश्न ये था कि दांडिक मामलों में जांच व विचारण, प्रश्न पे थोड़ा मैं दोबारा जोर देना चाहूंगा, जांच व विचारण उसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मैंने यही जो बिल्कुल जो अभी अपने बीच डिस्कशन होके आई है, मैंने 13 नंबर खोए हैं उत्तराखंड जुडिशरी में, मुझे केवल 3 नंबर मिले थे इसमें, और मैंने उसका मुझे कॉपी दिखाने के लिए जब वहाँ हल्द्वानी बुलाया गया तो मैं यही सब कुछ चीजें लिख के आया था, लेकिन मुझे 3 नंबर मिले।
तो इसलिए मैंने इतना लंबा डिस्कशन आप लोगों के बीच में रखा कि मैं कहाँ गलत था। इन सबको उन्होंने नहीं माना और उनकी एक्सपर्ट कमेटी ने ये माना कि वहां केवल विचारण किया जा सकता है, उन सेक्शन में 406, 7, 8 में दोबारा जांच नहीं की जा सकती। जैसा कि अगर कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाता है कि मान लीजिए कि आदरणीय राजकुमार जी एडीजे क्रमांक 1 है मालपुरा में, या एडीजे मालपुरा है ये, और मैं इनके आवेदन से, मैं इनके कोर्ट से सहमत नहीं हूँ, मैं हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता हूँ कि मुझे 100 कहीं दूसरी जगह या कोटा डिस्ट्रिक्ट में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में मेरे इसको अंतरण किया जाए। तो मालपुरा एडीजे द्वारा तो पहले उसका संज्ञान तो लिया जा चुका है ना, तो वो दोबारा दूसरा जिसके पास फाइल ट्रांसफर होके जाएगी वो उसमें जांच नहीं कर सकता, क्योंकि जांच पहले एक बार हो चुकी है। जांच 2G की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जांच एक ही बार हो सकती है। किसी को कुछ कहना है? संज्ञान के बाद दोबारा जांच नहीं हो सकती, जैसा कि वर्मा सर ने बताया। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस पर कि दोनों ऑप्शन है ना, क्वेश्चन ये आता है कि केवल जांच है, प्रश्न क्या आया, ये नेचर क्या है इनका क्वेश्चन। यदि वहाँ जांच शब्द से पूछा गया है तो थोड़ा सा अलग हो सकता है, बाकी विचारण और जांच के प्रोविजन है यहाँ पर। जांच या विचारण शब्द आ गया तो आंसर तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ओरिजिनल जुडिक्शन से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ मामला तो उसको पावर तो मिली है, तो ये तो एड ऑन है। अगर आपने मेन आंसर दे दिया और उसमें एडिशन लिख दिया तो काट थोड़ी देंगे नंबर भाई। मेन आंसर दे दो आप, मेन आंसर के बाद अगर आपने एड ऑन करा तो उससे कोई वो काट थोड़ी देंगे, मार्क्स के कम कर देंगे हम इनके, इन्होंने गलत आंसर दिया है। अगर मेन आंसर आने के बाद एड ऑन अगर एडिशन में दिया तो मेन आंसर कहाँ से निकल रहा है? वो तो 177 के बाद वाले जो है वो 189 तक के बीच के आंसर है। उसके बाद में अगर यहाँ मिल रहा है ट्रांसफर से तो वो एड ऑन है, एडिशनल है, वो मेरे ख्याल से मार्क्स कटने नहीं चाहिए। चलिए वो तो उत्तराखंड जुडिशरी की जो आउटलुक था उसकी बातचीत है। गणेश का जो प्रश्न है, वर्मा सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस पे लास्ट में रिमार्क? ऑन है आपका ऑडियो। नहीं, मैं गणेश की बात से सहमत हूं। प्रसंज्ञान का मतलब यह है कि प्रसंज्ञान का मतलब है कि इट इज द फोरक्लोजर ऑफ दैट स्टेज। अगर किसी मामले में संज्ञान ले लिया गया तो उसमें न तो दोबारा संज्ञान होगा और न दोबारा इंक्वायरी होगी। तो मैं गणेश की बात से सहमत हूँ। उसकी स्टेज पे आते उसमें कर सकते हैं। हाँ दिग्विजय बताएं। सर वो तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ प्रश्न क्या पूछा गया, या तो वहां पर केवल जांच शब्द पूछा होगा। हाँ अब एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जांच या विचारण किया जा सकता है, इस तरह से प्रश्न में इंक्लूड रख। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था इनका वहाँ एग्जाम में जो पूछा गया है भाई, वो अगर यदि जांच या विचारण शब्द करके पूछा गया है या ओनली ट्रायल के बारे में पूछा गया है? गणेश बोले क्वेश्चन है आपके पास गणेश? सर या नहीं है, वह है वह, जांच व विचारण दोनों जांच व विचारण, दांडिक मामलों में जांच व विचारण साथ में है दोनों। तो ठीक है, अगर दोनों है तो फिर स्पेसिफाइड आंसर देना पड़ेगा, फिर उनको सेपरेट करते हुए देना पड़ेगा भाई। ठीक है, कॉग्निजेंस हो गया तो वो जांच वाली अलग बात आ गई, बट ट्रायल तो अभी 326 सीआरपीसी है, वहां पे ही कह दिया कि अगर मान लिया जजमेंट सुनाने से पहले वो चला गया तो उसमें ये भी कंडीशन आ रही है कि वो दोबारा साक्ष्य लेना, तो ट्रायल तो फिर दोबारा वैसे चल गई। तो इसलिए बात आ जाती है ना कि एक ही कोर्ट और दूसरा कोर्ट, मान लीजिए ट्रांसफर कर दी, शिकायत कर दी किसी ने कि मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ इससे, तो ट्रायल दोबारा भी चल सकती है ना। तो इसीलिए कि कोग्निजेंस ले लिया, हो सकता है कोग्निजेंस के बाद की स्टेज के बारे में फर्क आ जाए जैसा जांच के संदर्भ में है, लेकिन ट्रायल की बात करें तो ट्रायल का थोड़ा दायरा अलग हो गया, इसीलिए कह रहा हूँ स्पेसिफाइड प्रश्न है। सर वर्मा सर यही तो कह रहे हैं, वर्मा सर और गणेश यही तो कह रहे हैं दोनों कि आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्वायरी, जांच की संभावना नहीं है, होगी नहीं, संभावना नहीं। तो वर्मा सर जी सर मान ली, वो मैं वही कह रहा हूँ कि वो तो ठीक है, अब आंसर स्पेसिफाइड देना पड़ेगा वहां पर एग्जाम में, बस इतना से ही मैं कह रहा हूँ। गणेश आपके उत्तर के शायद नजदीक पहुंच गए होंगे हम। जी सर जी चलिए, बहुत बढ़िया चर्चा के लिए धन्यवाद आप सबको। 2 मिनट का हम रेसेस ले रहे हैं, 7:23 हो गए, 7:26 पे वापस मिलेंगे। सो
बहुत सारे प्रश्न खुले रहेंगे, लेकिन चर्चा ऐसे चलती रहेगी।